सविता के पति श्यामला ने जैसे ही अपनी पत्नी के तकिए के नीचे एक महंगा मोबाइल देखा, उसका माथा ठनक गया। उसे समझ नहीं आया कि 2000 रुपए कमाने वाली उसकी पत्नी के पास 50,000 का मोबाइल फोन कहां से आया। सविता दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और उसका पति ठेका मजदूर था। पत्नी के पास इतने महंगे फोन को देखकर उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगे। श्यामलाल ने अपने दिल को मनाया तो जरूर, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। आखिर इसके पास इतना महंगा फोन कहां से आया? इसे जगा कर पूछूं क्या? नहीं, अभी सोने देता हूं, बेचारी थकी होगी, कल सुबह पूछूंगा। सविता, ये किसका मोबाइल है और तेरे पास कहां से आया? ये तो काफी महंगा है। पति के हाथ में उस मोबाइल को देखकर सविता के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या बोले क्या ना बोले। ये कहां से आया आपके पास? पता है मैं कितनी चिंता में थी इस फोन को लेकर। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया सविता। ये फोन है किसका? अरे मालकिन का है। इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि इसे ठीक करवा लाऊं। ये अब ठीक हो गया है तो आज उन्हें दे दूंगी। ये कहकर सविता ने मोबाइल अपने हाथ में लिया और काम पर निकल गई। लेकिन उस दिन के बाद से सविता का पति कभी उसके पास नए सोने के झुमके देखता तो कभी पायल, कभी महंगी साड़ी तो कभी कुछ और। परसों जब वो एक बड़ा सा और महंगा टीवी लेकर घर आई तो उसके पति ने उसे टोका। सविता, क्या है ये सब? क्या है? टीवी है, दिख नहीं रहा है? वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन ये कहां से आया है? दुकान से आया है, और कहां से आएगा? देखो सविता, ज्यादा बात को घुमाओ मत और सीधे सीधे बताओ कि इतना महंगा टीवी कहां से आया। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? है कि कभी नए झुमके आते हैं तुम्हारे पास तो कभी नई पायल, कभी नई साड़ी, तो आज ये टीवी। श्यामलाल की बातों को सुनकर सविता ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब मेरी नई मालकिन ने दिया है। वो मेरे काम से बहुत खुश हैं। और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट देती रहती हैं वो मुझे। सविता, कोई भी मालकिन इतना महंगा गिफ्ट नहीं देती है, और वो भी हर सप्ताह। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा हूँ, जो बात सच है वही बता रहा हूँ। आय हाय, ये देखो, इसे कहते हैं मुफ्त की खुजली होना। अरे हम दोनों जितना कमाते हैं उससे ये सारी चीजें इस जन्म में तो नहीं ले सकते हैं। अब अगर कोई मुझे दे रहा है तो आपको क्यों खुजली मच रही है? देखिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। आप चाहे तो मेरी मालकिन से जाकर पूछ सकते हैं। श्यामलाल की बातों को सविता अपने गोलमोल बातों से टाल गई। श्यामलाल ने उसकी बातों को सुना तो जरूर, लेकिन वो चाहकर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उधर सविता का अचानक बदला रंग ढंग सभी के लिए चर्चा का विषय था। उसके मोहल्ले वालों ने अब पीठ पीछे बातें बनानी शुरू कर दी थी। विमला, ये सविता ने घर पर नोट छापने की मशीन लगा रखी है क्या? कल ही नई टीवी लाई थी वो, आज देखा कि वॉशिंग मशीन भी आया उसके घर। अरे उसके कान के झुमके देखे तुमने? कितने बड़े बड़े थे, जानती हो, खालिस सोने के थे वो। विमला, वो तो लोगों को बता रही है कि उसकी मालकिन उस पर मेहरबान है। भला इस तरह मालकिन लोग कब से मेहरबान होने लगी हम लोगों पर? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सविता जरूर कोई गलत काम कर रही है। लोगों की बातें श्यामलाल के कानों तक भी जाती। वो जब सविता से लोगों की बातें कहता तो जलन, अरे जलन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? उनकी मालकिन उनके एक दिन न जाने पर पैसे काट लेती है, और मेरी मालकिन मुझे गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रही है। अब ऐसा होगा तो उन्हें नींद आएगी? कभी नहीं आएगी, और वो कुछ न कुछ बातें बनाएंगी। देखिए, दूसरों की बातों पर रहिएगा तो कभी खुश नहीं रह पाइएगा। इसीलिए कान में तेल डालिए और जिंदगी के मजे लीजिए। जिस तरह से सविता ने अपने पति को ये बात कही, उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शक तो उसे भी अपनी पत्नी पर हो रहा था कि वो जरूर कोई गलत राह पर है, लेकिन जब तक वो उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं लेता तो वो उसे क्या कहता। हालांकि वो दिल से दुआ करता कि सविता कोई गलत रास्ते पर ना हो। हे भगवान, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी ना हो, और जैसा सविता कह रही है वैसा ही हो। कुछ दिन और गुजरे। एक बार की बात है, रात के 9 बज गए थे, लेकिन सविता अभी तक काम से लौटी नहीं थी। श्यामलाल उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। क्या बात है, सविता आज कहाँ रह गई? वो तो 5 बजे तक ही काम से वापस लौट आती है, आज तो 9 बज गए। श्यामलाल के मन में कई सारे विचार आ रहे थे, और जैसा कि होता है सारे विचार नकारात्मक ही थे। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया उसके साथ? मुझे जाकर पता करना होगा। श्यामलाल उसी समय मालती अपार्टमेंट की ओर निकल गया जहां सविता काम करती थी। वो तेज गति से अपार्टमेंट की ओर बढ़ा चला जा रहा था। तभी उसकी नजर एक पुलिस की जीप पर गई। उसने देखा कि सविता उस जीप में बैठी हुई है। सविता को पुलिस जीप में बैठा देख श्यामलाल का दिमाग चक्कर खाने लगा। अरे ये पुलिस सविता को कहाँ लेकर जा रही है? सविता, ए सविता! लेकिन पुलिस की गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से निकल गई।
श्यामलाल पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगा और भागते भागते वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। सविता जेल की सलाखों के अंदर थी। सविता, क्या किया तूने? पुलिस वाले तुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बता, क्या किया तूने? सविता खामोश थी, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। तभी इंस्पेक्टर उसके पास आया। हाँ भाई, तुम इसके पति हो? जी साहब, मैं इसका पति हूँ। क्या किया है इसने? रब बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि तेने कुछ पता नहीं है। जरूर तुम लोग मिलकर ये रैकेट चलाते होगे। तेरे को भी जेल में बंद करता हूँ अभी, रुक। रैकेट? कौन सा रैकेट साहब? आप क्या कह रहे हैं? सविता का मन हमेशा से अमीर बनने का था। वो बड़े साहब लोगों के यहाँ काम करती, उनकी लाइफस्टाइल को देखती, उनके कपड़ों और गाड़ियों को देखती तो उसके मन में हमेशा यही आता कि मुझे भी इन महंगी गाड़ियों में बैठना है, महंगे कपड़े पहनने हैं, इनके जैसी जिंदगी जीनी है। लेकिन दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करके महंगे शौक पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए उसने शॉर्टकट अपनाने का सोचा। सविता दिखने में सुंदर थी। उसने सोचा कि मेरी सुंदरता अगर मुझे अमीर नहीं बना सकी तो फिर ये किस काम की। इसलिए वो जहां जहां काम करने जाती थी उस घर के मालिक को अपनी अदा से घायल करने की कोशिश करती थी। लेकिन ये उसका दुर्भाग्य था कि कोई भी उसके झांसे में नहीं आता था। लेकिन एक बार विवेक नाम का एक शादीशुदा शख्स उसके जाल में फंस गया। हुआ ये कि विवेक की पत्नी शालिनी कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी। उसके जाने के अगले दिन की बात है। अरे कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, आज की रात एक बार फिर से जीते, बैचलर वाली लाइफ, पूरी रात मस्ती मस्ती होगी। तो मिल पुराने अड्डे पर। विवेक ने अपने दोस्तों के साथ उस रोज जबरदस्त पार्टी की। जब वो घर लौटा तो उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। उसने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली थी। घर पहुंचकर वो तुरंत बिस्तर पर जाकर सो गया। उसे घर पहुंचे हुए अभी आधे घंटे भी नहीं हुए थे कि दरवाजे की बेल बजी। साहब, मेम साहब ने कहा था कि आपके लिए रात की रोटी बना दिया करूं। रोटी? नहीं, तुम जाओ, मैं खा कर आया हूं मैं। नहीं साहब, ऐसे कैसे चली जाऊं? मेम साहब गुस्सा होंगी। ये कहकर वो किचन में चली गई। विवेक उसे रोकता रह गया। वैसे भी उस रोज नशा उस पर इतना हावी था कि वो क्या कह रहा था उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था। विवेक की यही हालत सविता के लिए लॉटरी का टिकट बन गई। जब वो नशे की हालत में सोया था तो वो उसके बगल में जाकर लेट गई और उसके साथ कुछ फोटो अपने मोबाइल में खींच लिए। अगले दिन, साहब मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या मोबाइल की पिक्चर भी झूठ बोल रही है? अरे मैं तो वापस जा रही थी लेकिन आपने मुझे खींचकर घर के अंदर बुला लिया और फिर मेरे साथ मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब ये तुम क्या कह रही हो? ये माना कि मैं नशे में था, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। विवेक के आसपास सविता ने ऐसा जाल बुना कि वो उसमें फंस गया। सविता उसे ब्लैकमेल करने लगी और उससे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया और इन्हीं पैसों से वो रईसी करने लगी। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन विवेक की पत्नी शालिनी ने बैंक के पासबुक में देखा कि विवेक हर दूसरे दिन एक मोटी रकम खाते से निकाल रहा है तो उसे कुछ शक हुआ। उसने उससे पूछा तो वो टाल मटोल करने लगा। लेकिन जब उसने अपने सिर की कसम दी तो शालिनी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तेरे जाने के बाद एक दिन। विवेक ने सारी कहानी शालिनी को बताई। लेकिन उसके लाख कहने पर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसके पति ने उस रोज कोई बदतमीजी सविता के साथ की थी। एक दिन जब फिर से सविता ने 50,000 रुपए विवेक से मांगे तो विवेक और शालिनी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को सामने देख सविता के चेहरे का रंग उतर गया। पुलिस ने जब अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो सब गलती हो गई मुझसे। विवेक साहब निर्दोष है। ये वीडियो तो मैंने उनके नशे में होने का फायदा उठाकर बनाया था। सविता पर मुकदमा चला। उसे 3 साल की सजा हुई। जिंदगी में सफल होने का शॉर्टकट उस पर भारी पड़ गया। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत करिए, मेहनत से किस्मत बदलती है।